तो ये हमें मैट्रिक्स यूज़ कहाँ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है इस तरीके की कुछ इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई हैं। जैसे अगर लिखा है 2x प्लस 3y इक्वस टू 4 और 6x माइनस वाई इक्वस टू 10। अब इसको सॉल्व करना, ये तो इजी है, सॉल्व कर सकते हो। ये केवल टू वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब इसकी पावर्स नहीं है, एक्स की कोई पावर नहीं है, वाई की कोई पावर नहीं है। अभी अगर इक्वेशन हो जाए, जैसे अगर ये आ जाए 3x प्लस 4y प्लस 7z इक्वस टू 18 एंड 4x माइनस 3y प्लस जेड इक्वस टू 10। इसको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये तो वैसे सॉल्व ही नहीं होगी क्योंकि ये तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है यहाँ पर, तो एक और इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। एक और इक्वेशन तो सपोज दे दी आपको 6x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 12। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे, अच्छा पहले ये बताओ, आप इनको सॉल्व कर सकते हो आप किसी भी मेथड से? दीपक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है इसका मेथड, लेकिन ये इसमें तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। ये आपने इक्वेशन इस टाइप की देखी हैं सर्किल के जब क्वेश्चन किए थे 11th में। सर्किल के जब क्वेश्चन किए थे तो वहां पर तीन वेरिएबल आ जाते थे, वहां पर तो जो भी इक्वेशन बनती थी वो थोड़ी आसान बनती थी। किस किस में कौन कौन से तीन वेरिएबल रहते थे? दो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट रहते थे एच के, और एक रेडियस आर रहती थी, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो। तो वहां पर तीन, या फिर अगर आप सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेट करते थे तो वहां पर फिर एक और इक्वेशन जी एफ और सी में बनती थी। तो वहां पर भी तीन इक्वेशन बनती थी। उस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो आप, एक एक वेरिएबल कैंसिल करके, या फिर अभी चैप्टर में देखोगे आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से इजीली इन तीनों इक्वेशन के वेरिएबल को बता सकते हो, इसमें एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले इन दोनों से आप जेड को एलिमिनेट कर लो, फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड से जेड को एलिमिनेट कर लो, तो आपके पास दो इक्वेशन बचेंगी, किसमें? केवल एक्स और वाई में। ठीक है, फिर उन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड अभी आप नेट सीखे हो वो तो आप जानते ही हो, इजीली कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा के। यहाँ तक पहले आपको द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कुछ। देखो देगा द द यहाँ से देखो, द evolution ऑफ concept ऑफ मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू obtain compact एंड सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दिख रहा है आपको? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स आर नॉट ओनली यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोफिशिएंट का क्या मतलब है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोफिशिएंट का यूज करते हैं। जैसे अभी एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, केवल हम उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, अभी लेकिन समझ आ जाएगा। चाहो अभी आप अपने से पढ़ लेना, पढ़ सकते हो तो। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स का यूज बहुत ज़्यादा है। ये एक टूल है सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स टूल इज नॉट ओनली यूज्ड इन सर्टेन ब्रांच ऑफ साइंस बट ऑल्सो इन जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स एंड इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। तो काफ़ी यूज़ है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी वैल्यू होगी हम उसको लार्ज ब्रैकेट में वैल्यू को लिख देंगे। मतलब जैसे अगर हमें कोई डेटा लिखना है कि अमन के पास 15 बुक्स हैं, तो हम उसको 15 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अभी और अगर ये बता दिया जाए हमको कि अमन के पास 15 बुक्स हैं और 10 पेन्स हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एक ब्रैकेट लेंगे इस तरीके से, 15 बुक के लिए यहाँ पर 15 बुक्स आ गई और 10 पेन के लिए 10 पेन्स आ गए। ठीक है,
और अगर अमन और दीपक दोनों आ जाते हैं तो क्या होगा कि मान लो अमन के पास 15 बुक्स हैं, दीपक के पास 10 बुक्स हैं। अमन के पास 10 पेन्स हैं और दीपक के पास 6 पेन हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स को। और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन्स को। और हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे तो एक मैट्रिक्स हो गया। तो इस मैट्रिक्स में बेसिकली रो और कॉलम, इतना तो समझते हो, ये रो है, जिसको हम रो बोलते हैं। ये रो हो गई, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। दीपक कुछ बोल रहे हो? वो है क्या, अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट क्या बोला मैंने, फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स को। फर्स्ट सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन्स को। और फर्स्ट रो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन विच अमन हैव। और सेकंड वाला दीपक के पास जो भी आइटम्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आसान है इतना यहाँ तक तो। आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, कैसे के क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डेटा अगर हमको दे रखा है तो हम उसको किस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आगे डेफिनेशन देख लो, अब डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की। डेफिनेशन 1 लिखी आ रही है, इसको पढ़ो आप जल्दी से, क्या लिखी है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे, अब ये स्क्वायर भी हो सकता है। अब रेक्टेंगुलर ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या अरेंजमेंट हो रहा है, किस चीज का अरेंजमेंट, एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किस चीज का, नंबर का और फंक्शन का। नंबर और फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर तो ये देखो, ये -2, 5, 0, √5, 3, 6, ये नंबर दे रखे हैं। लेकिन ये फंक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये नंबर ही होंगे। जैसे 1 + x एक फंक्शन हो गया, ये x³ फंक्शन हो गया। यहाँ पर तो ये नंबर हो गया, cos x एक फंक्शन है, sin x भी एक फंक्शन है ये। ठीक है। ये क्या है, ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो नंबर्स हैं, जैसे -2 है, 5 है, 0 है, √5 है, या फिर यहाँ पर ये 1 + x है, x³ है, 3 है, ये क्या है, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। ठीक है। ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज बोल सकते हैं इनको। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। तो अभी हमको यहाँ तक मैट्रिक्स के बारे में समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब ये है, यहाँ पर अभी ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, कौन सी, ये वाली ए। इस ए मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम से, ये बताओ मुझे। इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है, इसमें है कितने, 1, 2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक। 3 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर हम क्या बताएंगे, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं 3 × 2। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। और अगर बी बी का आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप बता दोगे 3 × 3, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। अगर आपसे सी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो आप कितना बता दोगे, इसमें रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो 2 × 3 इसका सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, अच्छा एक बार एक और एक यहाँ पर एक और बार इनके मैं ऑर्डर्स को लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था, कितने रोज थी, यहाँ पर 3 रोज थी, 3 × 2, कॉलम 2 थे। इसका कितना था, 3 × 3 इसका ऑर्डर था। और थर्ड वाले का ऑर्डर कितना था, इसमें 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो 2 × 3 इसका ऑर्डर था। तो अब अगर मैं इस 3 × 2 कर दूं तो क्या आएगा, 6। यहाँ पर 3 × 3 कर दूं क्या आएगा, 9। और यहाँ पर 2 × 3 कर दूं क्या आएगा, 6। तो यहाँ से ये जो आया, यहाँ से आपके पास ये आ रहा है 6,
यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9 और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6। तो ये आ क्या रहा है एक्चुअली, बता सकते हो आप मुझे? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ये। ए मैट्रिक्स में आप देखो 6 एलिमेंट हैं, बी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं और सी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर जो भी ऑर्डर है उसका आप प्रोडक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें, समझ आ गया होगा आपको ये। अब होता क्या है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जनरल मैट्रिक्स, और जो कि है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 है सपोज, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज नहीं, 3 क्रॉस 4 बोल रहा हूँ। अरे इसमें नहीं, इस वाले में नहीं पूछ रहा मैं, एक सेकंड। जो इस पे बोर्ड पे आ रहा है उसको भूल जाओ, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है और इसमें यहाँ पर लिख दिया है मैंने 3 क्रॉस 4। जो इसमें बुक में दिख रहा है उसको मत देखो, ये 3 क्रॉस 4 है। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ 3 क्रॉस 4 अगर लिखा है तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम 4। ठीक है। तो एक अगर मुझे जनरल मैट्रिक्स बनानी हो इसके लिए तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहाँ पर कुछ अगर 3 रोज हैं तो 3 रो कैसे बना दूं? ए ए ए। तो ये 3 रो बन गई, ये पहली, ये ये तीसरी। सेकेंड था कि 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो इसमें 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, और वो 3 रो कौन सी होंगी? जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ए ए ए। इसमें दिख रहा है कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पहला, जैसे ए क्या लिख रहा हूँ, जैसे आप वहाँ पर एपी में ध्यान होगा आपको, एपी में हम कैसे लिखते थे? A1 A2 A3। जो एलिमेंट, जो उसके एलिमेंट होते थे एपी में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? A1 A2 A3 A4, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते थे पहले। ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? इसको पहले वाले को मैं बोल दूंगा A11, इसको A12, इसको A13, इसको A14, A1, ये 21, इसको A21, A22, A23, 24, 31, 32, 33, 34। ये समझ आया आपको? अब देखो यहाँ से पता क्या चल रहा है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट दे दूँ आपको, तो ये क्या है, A23 क्या है, तो आप इसको A23 देख के बता सकते हो ये एक कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसकी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है ये बात समझ में आ रही है आपको? A23 क्या है? ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है ना? इतना आपको समझ आ गया होगा ये। तो इसमें देख लो क्या कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर m और n, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है ये। m क्रॉस n का मतलब क्या है? m इसमें रोज हैं, n इसमें कॉलम्स हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। A11, पहला एलिमेंट तो A11 होता है। अच्छा, पहली जो रो है उसमें आगे तो 1 ही रहेगा। आगे 1 क्यों? ये m क्या है? m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या है? ये इसकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो ये तो पहली रो है तो सभी जगह पहला वाला आगे तो 1 ही लिखा होगा हर एक एलिमेंट में। और उसका दूसरा वाला वेरी करता जाएगा 1 2 3, और फिर ये एक बीच में जे दे दिया क्योंकि ये बीच में कोई भी एक एलिमेंट है, पता नहीं हमको कहाँ पर है, ये जे की वैल्यू वेरी करती रहेगी। जे लाए का वेरिएबल, और फिर एन पे जाके खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट इसमें एन क्या है? कॉलम्स हैं, तो ये लास्ट वाले कॉलम का एलिमेंट है, तो ये A1n हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा अभी आपको, ये बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, इससे क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। और आगे ये 2 1, इसमें ये सेकंड रो है तो फर्स्ट इसमें 2 होगा, 2 2 2, सभी जगह पर ये 2 है। और आगे बढ़ता जा रहा है ये 1 2 3 JN। ठीक है। तो
हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का एक जनरल वे होता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को? सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? जैसे यहाँ पर देखो, ये दिखा दिया ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने कैसे दिखा दिया? ए आई जे और फिर एम इंटू एन का क्या मतलब है? वही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ये एक जनरल वे है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ये भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका, थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे हम। तो इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे क्या है यहाँ पर? अभी क्या बताया गया है कि हमको यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स देखनी है इसमें अभी फिलहाल। हाँ, जैसे अभी आपने मैंने बताया कि मैट्रिक्स के अंदर क्या हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं, एलिमेंट जो भी होंगे। जैसे पीछे वाले पेज में दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये था, तो इसमें ए मैट्रिक्स में क्या थे? एलिमेंट थे जो कि नंबर्स थे सारे। सेकंड वाले में भी नंबर्स थे और इसमें फंक्शंस थे। फिलहाल आपको क्या पढ़ना है कि मैट्रिक्स के अंदर या तो फंक्शन होगा या फिर रियल नंबर होंगे। यहाँ पर जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर आप देखो 2+i, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मैट्रिक्स अभी आपको नहीं पढ़ने हैं 12th क्लास में, ठीक है? आपको कौन से मैट्रिक्स पढ़ने हैं? जिसमें रियल वैल्यू होगी या फिर फंक्शंस होंगे। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2। ये आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ये बताना है। ऑर्डर मतलब जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर। हाँ, रोज एंड कॉलम, जैसे कि 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो 6 एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 6। यहाँ पर अगर 8 एलिमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। जल्दी से बता दो आप मुझे। हाँ, तो क्या हो सकता है? 2 इंटू 4 हो सकता है। 2 इंटू 4 है तो 4 इंटू 2 भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क है, सेम नहीं है ये। यहाँ पर क्या है, 2 रोज हैं, 4 कॉलम है। यहाँ पर 4 रोज हैं और 2 कॉलम है। एक क्या हो सकता है, 1 इंटू 8 भी हो सकता है। 1 इंटू 8, और एक 8 इंटू 1 भी हो सकता है। तो 4 पॉसिबल वेज हैं यहाँ पर, हमारे पास 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिक्स के। 4 तरीके की मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर उसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो। हमको नहीं पता किस तरीके की होगी, लेकिन फिलहाल 4 तरीके के बन सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ये आसान है काफ़ी। बस सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब उसमें केवल कॉलम होगा एक, और एक ही कॉलम होगा, 2 कॉलम नहीं हो सकते। और रोज कितनी भी हो सकती हैं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है? इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। और रो मैट्रिक्स क्या होती है? तो रो मैट्रिक्स भी आप समझ गए होगे इसी से। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल रो होगी एक, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं वो मैटर नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ये रो मैट्रिक्स में क्या है, केवल एक ही रो है। आप दो दो या तीन रो नहीं हो सकते, कितने भी, केवल एक ही रो रहेगी यहाँ पर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप समझ रहे होगे। स्क्वायर जिस टाइप का होता है, स्क्वायर का क्या मतलब है? इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल होती है, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हो जाएगा? जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है? चेक कर सकते हो आप। जैसे ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें तीन तीन रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस किस तरीके की हो सकती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती हैं 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, 5x5 की हो सकती है। ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल हैं। तो 3x4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
नहीं, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या देखना है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होंगी, बी बी मैट्रिक्स में क्या है, केवल डायगोनल, डायगोनल तो आप समझती हो, जैसे ये मैट्रिक्स का डायगोनल है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट ही होंगे इसमें वैल्यूज, और बाकी वैल्यूज सारी जीरो होंगी। देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका जो डायगोनल है, ये कौन सा, ये वाला डायगोनल जो दिख रहा है आपको, केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं यहाँ पर। इसमें भी केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो एक तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हो सकती है, वहाँ पर डायगोनल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं था। नेक्स्ट आपको देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट विद इक्वल वैल्यू। अगर डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें वैल्यूज भी सारी इक्वल अगर हैं, जैसे इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल और स्केलर दोनों होती है। डायगोनल स्केलर दोनों होने का क्या मतलब है, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, अगर अगर कोई एक मैट्रिक्स है, तो अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके ये वाले एलिमेंट्स होंगे केवल, और बाकी सारे जीरो होंगे। मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था आपको यहाँ पर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अमन? हाँ, डायगोनल एलिमेंट ही होंगे यहाँ पर, केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ये भी ये तो सब और लग रहे हैं, एक सेकेंड। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट बाकी जीरो होंगे, यहाँ पर केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट सेम होंगे, डायगोनल वाले सारे सेम होंगे। आइडेंटिटी का मतलब है सारे वन वन होंगे, ठीक है। ये बात समझ आई अभी आपको? इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या है, केवल आप देख पा रहे होगे कि डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं जो कि वन वन है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये भी हम देखेंगे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। होता क्या है कि इस मैट्रिक्स, ये जो अभी मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, अजीब सी लग रही है ये एक मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 1। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की। अब अगर इस मैट्रिक्स से जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखोगे, इस मैट्रिक्स का किसी और मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, एक कोई मैट्रिक्स है ए सपोज, इससे अगर मैं इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो ए ही आएगा, ठीक है। अब ये जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब देखेंगे, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसके जैसा? हाँ, तो ये तो मैंने बताया ना अभी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, बट स्केलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट सेम है, लेकिन आइडेंटिटी में ये कंपलसरी है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वाले, वो सारे वन वन होंगे। लेकिन स्केलर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है वन ही वन हो, वहाँ पर तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये √3 थे, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स वन वन नहीं है, ठीक है।
तो वन वन होना जरूरी है आइडेंटिटी में। स्केलर में तो कुछ भी हो सकते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। तो जैसे अगर इस पे मान लो ट्रू फॉल्स बनाना चाहें तो बन सकता है। अब क्या बनेगा ट्रू? अगर मैं पूछता हूँ आपसे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? दीपक बताओ। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये ट्रू है। अगर पूछता हूँ एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, फॉल्स क्यों है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये है एक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट स्केलर भी है। स्केलर होने के लिए क्या जरूरी है? डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये तो बहुत आसान कंसेप्ट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं एग्जैक्टली सेम होंगी तभी वो इक्वल होंगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगी। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स दे दी आपको, दो मैट्रिक्स दे रहा हूँ अलग अलग, इसके सारे एलिमेंट 2 3 और 3 2, और ये 2 3 और 3 2, ये दो मैट्रिक्स हैं 2 by 2 की, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये दोनों क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको, यहाँ पर ये 3 2, ये 2 3, अभी भी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं? नहीं, ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल होते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर ये देखो, ये A11 क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ A11 क्या है, ये 3 है। A11 ही इक्वल नहीं है तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को बहुत इजीली कर सकते हो। अब कुछ नहीं है इसमें, तो आप बता दो जल्दी से मुझे इसमें। यहाँ पर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, बीच में इक्वल लग रहा है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -3 हो जाएगी, क्योंकि x+3 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x+3 यहाँ पर है, यहाँ पर A11 0 है, तो x+3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है अमन, b की वैल्यू कितनी होगी? जैसे इसमें दे रखा होगा, नीचे देख के बता रहे हो? एक सेकंड। हाँ, एक्सरसाइज में आसान है वैसे, ये नहीं कह रहा हूँ, बट तुमने ये देख के बता दी, सॉल्व तो किया नहीं होगा इतनी जल्दी, ये सॉल्व भी कर लिया होगा है। इक्वेशन विक्वेशन कुछ नहीं है। तो कर लोगे वैसे, स्किप करते हैं, इसको हटाओ, आसान है ये। एक्सरसाइज करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्या होगा? 12 × 2 और? अच्छा, और ऐसे तो अगर आप करोगे रैंडम तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसमें, कुछ आप वन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, वन से स्टार्ट करोगे मतलब वन, अगर यहाँ पर दे रखा है आपको ये 24 एलिमेंट्स, तो 24 एलिमेंट्स के लिए आप 1 × 24 लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स है ये 1 × 24? अभी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, तो कौन सी मैट्रिक्स है ये? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं हम। एक तो ये पॉसिबल है, अगर 24 एलिमेंट है, 2 × 12 भी हो सकता है। ठीक है, अभी भी तो 24 एलिमेंट है। 3 × क्या,
8 हो सकता है। 4 इंटू क्या 6 हो सकता है। और 5 इंटू कुछ नहीं, 5 इंटू करोगे तो 24 नहीं ला पाओगे। अब फिर आगे क्या हो सकता है, 6 इंटू 4। अब इनके रिवर्स हो गए, ये देख रहे हो आप। तो ये अगर जैसे ही नंबर आगे आना शुरू हो जाए, जैसे 4 इंटू 6 था, 6 इंटू 4 का 4 इंटू 6 का 6 इंटू 4 हो गया, फिर आगे नहीं करने हैं आपको। फिर आगे क्या कर दोगे आप, जितने अगर ये 4 हो चुके हैं ना ये, तो 4 का मतलब 8 ऑर्डर पॉसिबल है इसके। एक 8 इंटू 3 हो जाएगा, एक 12 इंटू 2 हो जाएगा, एक 24 इंटू 1 हो जाएगा। ये 24 इंटू 1 कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप चेक करो इसमें। थर्ड वाला भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सेकंड वाला, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन। ये करके दिखा देता हूँ, वैसे तो आसान है। फोर्थ वाला कुछ करना है नहीं खास इसमें। बोला क्या हुआ है इसने, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स चाहिए हमको। इसमें ये वाला पहला वाला करते हैं इसका, जिसमें ए आई जे कितना दे रखा है, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आएगा, ये क्या होता है, A11। ये क्या होता है, A12। ये क्या होता है, A21। और ये A22। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, सपोज यहाँ पर हमको A11 चाहिए। A11 कैसे आएगा, जब आई यहाँ पर A11 कैसे आएगा, जब यहाँ पर इसमें आई और जे की वैल्यू में 1 1 रख दूंगा। समझ रहे हो आप। तो पुट करो इसमें, A11 इधर आ गया, यहाँ पर मैंने 1 1 रख दिया। और यहाँ पर आई और जे की जगह पर 1 रखो यहाँ पर। तो 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा। तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2। तो ये 2 आ जाएगा A11। ऐसे ही A12 कितना आएगा, 9/2। तो ये आसान है, आप लोग कर लोगे इसको आराम से, मैं फिल कर देता हूँ बस। खुद ही सॉल्व कर लोगे। चलो ये तो आसान है। हाँ ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे दिखता है इसमें जो बताने लायक है, वो बता देता हूँ मैं। बाकी फिर ये तो सारे आसान है, वैसे कर लोगे आप। मैं फोटो सेंड नहीं करूँगा, मैं पूरा पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा इस चैप्टर का, तो आप लोग देख सकते हो। बुक है तो फिर फोटो सेंड करने का क्या फ़ायदा, बुक में नहीं देख पाओगे। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, एट्थ का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो आप फाइंड नहीं कर पाए, कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अभी हमने जो लिखा था यहाँ पर, ये लिख दिया था मैंने, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 इक्वल होने के लिए। 3x प्लस 7 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3। हमने तो फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा आगे और देखोगे, तो क्या है यहाँ पर एक और जगह पर भी x लिखा हुआ है। ये 2 - 3x और इधर देखा है 4। इसका मतलब 2 - 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आएगी, ये 2 उधर जाके -2 2 रह जाएगा। x इक्वल टू आएगा यहाँ से -2/3। वहाँ से वैल्यू आई थी -7/3, यहाँ से -2/3। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को x और y की कोई भी वैल्यू रख के इक्वल कर ही नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। तो ये इसीलिए इसने लिखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये नहीं देखा, नन ऑफ द एबव। क्या कह रहे हो दीपक। क्यों आ जाए, अच्छा -2/3 दे रखा है, तो -2/3। तो x की वैल्यू तो
पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर आप सी कह रहे हो तो 3x+7 जीरो के इक्वल भी तो होना चाहिए। हाँ, तो 3x+7 जीरो के इक्वल जब रखोगे आप तो यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आ रही है। और नीचे वाले को जब सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2/3। तो x की दो वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, एक ही वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर ही नहीं सकते, अनइक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो x और y की ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि जिनको फाइंड कर सको, जिनकी हेल्प से आप इनको इक्वल बना पाओ। ठीक है, ये बात समझ आई? क्या बोला है इसने, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है हमको, जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये सारे एलिमेंट 0 और 1 की हेल्प से ही फिल करने हैं। सपोज यहाँ 0 रख दिया तो यहाँ 1 रख दो, 1 रख दो, 0 रख दो, 1 0 1 0 1, इस तरीके से फिल करना है इसको। ठीक है, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो आप, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिसेस बन जाएंगी। क्या, कितने की पावर 9? 2 की पावर 2 की पावर 9 कैसे आया आंसर ये? 2 की पावर m×n। अच्छा, ऐसा 3 की पावर m×n कर क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं अगर ये बोल देता आपसे यहाँ पर कि आप 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, जिसमें 4x4 की ले लेते हैं, जिसमें कि आप 1 2 3 4 कुछ भी फिल कर सकते हो यहाँ पर, इन चारों में से। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होते? 4 की पावर 16। ठीक है, आया कैसे ये जो आप बता रहे हो? कौन सा? वो तो कंसेप्ट ये है, जैसे अगर आपको ये दे दिया जाए, जैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा था, कि अगर मैं आपको देता हूँ चार, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है हमको, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, रिपीटेशन अलाउड है, और नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 4000। तो कितने नंबर पॉसिबल हैं, कैसे बनाते थे हम? अगर 4000 से बड़ा होगा नंबर, तो यहाँ पर पहली वाली पर प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ, 5 6 7 8 9 ये आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 एलिमेंट यहाँ पर हो गए। यहाँ पर 10 के 10 एलिमेंट में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 10 के 10 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 10 के 10 में से कुछ भी आ सकता है। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते थे हम बाद में, तो ये टोटल हमारे पास नंबर्स पता चल जाते थे, कितने नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको क्या करना है, मैट्रिक्स है हमारे पास ये, तो और यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं, यहाँ पर 9 प्लेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, और हर एक प्लेस पे आप 0 या 1 में से कुछ भी रख सकते हो, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल वेज है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर सब जगह 2 में 2 वेज हैं। तो ये 2 × 2 × 2 9 टाइम्स हो गए, 2 की पावर 9 आंसर आ जाएगा इसका। 2 की पावर 9 मतलब 512। ठीक है।